वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। माई सेल्फ रंजीत कुमार। आइए आज हम लोग बात करेंगे मॉडर्न इंडिया पर। लास्ट क्लास में अपन ने बात करी थी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट के रिगार्डिंग, जिसमें मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में बताया था, और बताया था कि उनके फाउंडर कौन है, फाउंडेशन ईयर क्या है और उसके ऑर्गेनाइजेशन संस्था का नाम क्या है। तो हमने कुछ 6-7 संस्थाओं के बारे में बात करी थी। आज हम लोग कुछ और संस्थाओं के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि लिखते वक्त काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए मैं लिख के रखूँगा ताकि हमें देखने याद करने में और उसको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। लिखने में टाइम लगता है जो, तो मैंने पहले से ही लिख रखा है ताकि हम बेहतर तरीके से उसको समझ सकें। तो आइए आज की क्लास को आगे ले चलते हुए देखते हैं हम लोग कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के तहत और कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिन्होंने सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स किए। तो आप देखेंगे, अगर हम बात करें तो यहाँ पर ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी, जैसा कि मैंने कहा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना करी थी, और यहाँ पर ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की भी स्थापना करी थी दादा भाई नौरोजी ने। एक संस्था ऐसे ही भारतीयों को एकजुट करने और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। तो इसकी स्थापना 1866 में हुई थी, और इसके भी फाउंडर हैं दादा भाई नौरोजी। बढ़ते अगले संगठन की तरफ। इसका नाम है प्रार्थना समाज। 1867 में केशव चंद्र सेन और महादेव गोविंद रानाडे, इन दोनों के ने सहयोग से एक संस्था की स्थापना की, प्रार्थना समाज। ठीक है, तो ये एक संस्था थी। उसके बाद सत्य शोधक समाज, निम्न वर्गों के विकास के लिए, उनके आर्थिक उत्थान के लिए ज्योतिबा फुले ने एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था सत्य शोधक समाज। इसकी स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई। उसके बाद मैंने अभी आपको कल की क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में, कि मुसलमानों के आर्थिक विकास, मुसलमानों के बौद्धिक विकास के लिए नई शिक्षा नीति से आधुनिक विचारों के अभ्युदय के तहत उन्होंने एक कॉलेज की स्थापना की जिसका नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित हुआ। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी, और इसकी स्थापना करने वाले प्रणेता थे, उनका नाम था सर सैयद अहमद खान। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई, और इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इन्हें मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। रीज़न, ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में विधवा विवाह की बात की। इन्होंने कहा कि कोई स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं, और अगर कोई भी स्त्री विधवा होती है तो उसे भी दोबारा अपना जीवन शुरू करने और दोबारा अपना जीवन जीने का पूरा अधिकार होना चाहिए। और इस तरह से विधवा विवाह की बात करी। उसके बाद जाति धर्म से अलग, आप देखेंगे किसी भी जाति से कोई भी विवाह कर सकता है, ऐसा भी इसकी भी वकालत की इन्होंने। और आप जानते हैं कि अभी भी आर्य समाज के जो मंदिर हैं उनमें अगर आप शादी करना चाहते हैं तो भारत सरकार उसको प्रमाणिक मानती है, प्रूफ होता है, और कोई भी अगर इंटरकास्ट मैरिज करना चाहता है तो वो ऑथोराइज होगा आर्य समाज के मंदिरों में। तो ऐसे ही आप देखेंगे विधवा विवाह, और साथ में जातियों की परंपरा को तोड़ते हुए विवाह करने की परमिशन भी इस संस्था के द्वारा की गई। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना हुई। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन एक बौद्धिक संगठन था जिसके तहत भारतीयों को एकजुट करने का प्रयास था आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा। तो ऐसे ही एक संस्था इंडियन एसोसिएशन, आप कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले एक ये संस्था थी जिसके द्वारा लोगों को संगठित करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, उसके बाद बेलूर मठ 1887 स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना की थी, कन्याकुमारी में है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जिनका मैंने नाम आपके सामने रखा। अब 2-3 और संस्थाएं जिनको हम समझ लें, थोड़ा सा जान लें, और उनको नोट डाउन कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी हैं, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
आइए, अगली जो संस्था है उसका नाम है शारदा सदन। ठीक है, इस शारदा सदन की स्थापना हुई थी 1889 में और इसको रमाबाई के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, दूसरी जो संस्था है उसका नाम था रामकृष्ण मिशन। इसकी स्थापना 1897 और इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, उसके बाद जो अगली संस्था है उसका नाम है खुदाई खिदमतगार। ठीक है, इसकी स्थापना 1930 में हुई थी और इसकी स्थापना की थी खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, उसके बाद जो अगली संस्था है उसका नाम है हरिजन सेवक संघ। इसकी स्थापना 1932 में हुई थी और ये कोई और नहीं, महात्मा गांधी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है, अब आप देखेंगे शारदा सदन। शारदा सदन महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिए रमाबाई ने एक प्रणेता के रूप में आगे आई और उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की और इसमें महिलाओं के विवाह की जो आयु थी, जो पहले आप देखेंगे बाल विवाह होता था, उसको समाप्त करने उनके विवाह की आयु भी निश्चित की गई और महिलाओं के सामाजिक उत्थान में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया रमाबाई के द्वारा। ठीक है, तो उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। उसके बाद रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई, अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण के याद में। यहाँ पर आप देखेंगे आज भी रामकृष्ण के कई सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर लोगों को शिक्षा दी जाती है और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक उत्थान के तहत उन्हें एक आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो अपने गुरुदेव की आज्ञा से उन्होंने सामाजिक उत्थान के लिए एक संस्था की स्थापना की, रामकृष्ण मिशन की, जिसकी स्थापना 1897 में हुई स्वामी विवेकानंद के द्वारा। उसके बाद खुदाई खिदमतगार, 1930 में इसकी स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा की गई। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सीमांत गांधी, इट मीन्स फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, सीमांत गांधी के उपनाम दिया गया है इनके, और ये गांधी जी के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे, इसलिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस जो है आज का बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, ठीक है, NWFP, इन क्षेत्रों में इन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और गांधी जी के जितने भी मूवमेंट्स थे उन मूवमेंट्स में इन्होंने उन क्षेत्रों से लीड किया और उनकी विचारधारा और उनके आंदोलन को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो खान अब्दुल गफ्फार ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना करी। ऐसे ही आप देखेंगे स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने जो निम्न जाति के लोग थे उनके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम था हरिजन सेवक संघ। हरि, उन्होंने कहा हरि का मतलब भगवान और जन का मतलब उसके पुत्र, हरिजन भगवान के पुत्र, तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना की और इनका खास मोटिव ये था कि जो भी निम्न वर्ग के लोग हैं उनके साथ जुड़ना और उनका सामाजिक उत्थान करना ताकि वो आंदोलन से जुड़ सके और जिन स्थितियों में है उससे बाहर निकल के अपने स्वैच्छिक विकास कर सके। तो ये खास मोटिव था उनका जिसके तहत उन्होंने इस संस्था की स्थापना करी थी। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण संगठन थे जो मैंने आपके सामने रखे और इन संगठनों को हमें ध्यान में रखना है
जो अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रही सामाजिक सुधारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संगठन, उनके नाम और उनके फाउंडर कौन कौन थे इनके। ठीक है, तो यहाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अपने लिए। आइए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ, जहाँ पर हम देखेंगे कांग्रेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस कि किन किन कॉन्फ्रेंस में कौन था और उन वहाँ पर किन किन चीज़ों की मांग हुई, क्या डेवलपमेंट्स है। तो कांग्रेस के इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस पर हम बात करेंगे और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स फ्रीडम स्ट्रगल से, उसको भी हम देखेंगे कि वो कौन कौन से बुक्स हैं फ्रीडम स्ट्रगल के। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आइए, तो ये महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन, एग्जाम में इससे रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस बात का ध्यान रहेगा। तो मैं आपको वही कांग्रेस कॉन्फ्रेंस बताऊंगा जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई। ठीक है, उसके बाद मौलिक अधिकारों की मांग कब की गई, उसके बाद पहला अध्यक्ष कौन था, दूसरा अध्यक्ष कौन था, पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो ये सारी बातें ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट जो अपने लिए कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकते हैं, उन्हीं कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग मैं आपसे बात करूंगा। तो यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट कांग्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन। अब यहां पर हम इसको 4 अलग अलग कैटेगरीज में बनाएंगे। फर्स्ट तो होगा कि कॉन्फ्रेंस सम्मेलन, फिर हम यहां पर देखेंगे प्लेस या वेन्यू, स्थान कहां पे हुआ, फिर हम देखेंगे ईयर, वर्ष कौन से साल में हुआ, और फिर उसका देखेंगे प्रेसिडेंट, मतलब अध्यक्ष कौन था, उस कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। ये 4 चीजें हमने देखनी है जो अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं इतने सारे कॉन्फ्रेंस हुए, मैं सबके कॉन्फ्रेंस की बात नहीं करूंगा, सिर्फ उन्हीं कॉन्फ्रेंसेस की बात करूंगा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। चलिए, सबसे पहले 1, 2, 3, 4, ये 4 कॉन्फ्रेंस तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्फ्रेंस है, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, वो कॉन्फ्रेंस हुआ था, आप देखेंगे फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ठीक है, ये हुआ था बॉस कहां पे, तो इस बॉम्बे में हुआ था। ईयर क्या था आप सभी को मालूम होगा, 1885, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, WC बैनर्जी, इनको व्योमेश चंद्र बैनर्जी बोलते हैं, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस था। प्रथम कॉन्फ्रेंस बॉम्बे में हुआ 1885 में, और WC बैनर्जी इसके अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट। मैं अभी आऊँगा तो बताऊँगा कैसे डेवलपमेंट है थोड़ा, उसके बाद बढ़ते हैं सेकेंड कॉन्फ्रेंस की तरफ। जो सेकेंड कॉन्फ्रेंस है वो हुआ था, आप देखेंगे कलकत्ता में, जो आज का कोलकाता है। ठीक है, सेकेंड कॉन्फ्रेंस, टाइम पीरियड था ऑब्वियसली इसके 1 साल बाद होगा, 1886 में, और इसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, उसके बाद थर्ड कॉन्फ्रेंस हुआ, जो थर्ड कॉन्फ्रेंस है ऑब्वियसली ये तीनों प्रेसिडेंसी में होगा, तो तीसरी प्रेसिडेंसी कौन, मद्रास। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे भाई, तो थर्ड जो कॉन्फ्रेंस है वो मद्रास में हुआ, और ये हुआ था 1887 में, और ये थे बदरुद्दीन तैयब जी।
ठीक है। इसके नीचे मैं थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखना चाहूंगा। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे ये कांग्रेस के, ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा है। उसके बाद फोर्थ पे बात करते हैं। फोर्थ जो कॉन्फ्रेंस हुआ वो कहाँ हुआ, तो फोर्थ कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस इलाहाबाद में हुआ, इलाहाबाद, ठीक है। और ऑब्वियसली एक साल बाद 1888 में होगा, ठीक है। और इस कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन कौन थे, तो जॉर्ज यूले। और ये फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले कॉन्फ्रेंस की तरफ। अगला कॉन्फ्रेंस होता है बॉस 1896 में, ठीक है। 1896 में होता है और ये कहाँ होता है, तो ये होता है कलकत्ता में। और 1896 ये कॉन्फ्रेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप देखेंगे इस कलकत्ता के रहीमतुल्ला जो इसके अध्यक्ष थे, और पहली बार सैंग बंदे मातरम गाया गया, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले कॉन्फ्रेंस की तरफ। अगला कॉन्फ्रेंस हुआ, आप देखेंगे 1906 में, ठीक है। ये भी कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, तो पहली बार स्वदेशी की मांग हुई, स्वराज की, डिमांड ऑफ स्वराज की मांग पहली बार इसी कॉन्फ्रेंस में की गई थी, डिमांड ऑफ स्वराज। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस की तरफ। अगला कॉन्फ्रेंस जो है 1907 में सूरत में हुआ, आप लोग जानते होंगे सूरत का कॉन्फ्रेंस 1907, ठीक है। और इस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस, और यहाँ पर पार्टीशन ऑफ कांग्रेस हुआ था, आप सभी लोगों को मालूम होगा, पार्टीशन ऑफ कांग्रेस का विभाजन। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस की बात करें 1907 के बाद, तो 1911 की कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। ये 1911 का कॉन्फ्रेंस हुआ था कलकत्ता में, ठीक है, 1911 का। और इसके अध्यक्ष बने थे पंडित विश्व नारायण, ठीक है, पंडित विश्व नारायण इसके अध्यक्ष बने थे। और यहाँ पर पहली बार आप देखेंगे सैंग जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय नेशनल एंथम है वो गाया गया था इसी में। उसके बाद जो अगला कॉन्फ्रेंस है वो हुआ था लखनऊ में। लखनऊ वाला कॉन्फ्रेंस कब है जी, 1916 में। और इस 1916 के अध्यक्ष कौन बने थे, तो अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे पैक्ट हुआ था, पैक्ट किसके किसके बीच, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, जो मैंने आपको बता रखा है। आइए एक बार इनको हम समझते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कुछ 4 फैक्ट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसको हमने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आइए इनको एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं कि डेवलपमेंट क्या है और कैसे। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये जो 4 कॉन्फ्रेंस हैं शुरुआती, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा है, इसलिए मैंने इनकी नंबरिंग दी है।
और अगर बाद में मान लीजिए अगर ये नंबर भी पूछता है तो आप इसके हिसाब से जोड़ के बता सकते हैं कि 23वां, 24वां, 25वां कौन सा है। उसकी जरूरत नहीं है, बहुत स्पेस नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं है। और ये क्योंकि 4 मैंने इसलिए लिखे क्योंकि ये चारों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कुछ हमें नए डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमें ये 4 बातें ध्यान में रखनी है आगे वाली। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले जब मैंने कांग्रेस की स्थापना आपके सामने आप रखी थी, बताया था कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था और कैसे कांग्रेस की स्थापना हुई, तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था। आइए उसके बारे में एक बार रिव्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने बताया था कि एक रिटायर्ड ऑफिसर था जिसका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम। उसने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एक लेटर लिखा कि अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी बात अंग्रेज माने तो तुम्हें ऑर्गेनाइज वे में एक साथ रहना होगा और एक साथ मिल के एक संगठन बनाओ और उसके थ्रू अपनी बात अंग्रेजों के सामने रखो, फिर वो मानने के हो सकता है कि मान ले। ये बात स्टूडेंट्स को जो ग्रेजुएट्स थे उनको अच्छी लगी और उन्होंने पुणे में 1885 में एक सभा का आयोजन करने की घोषणा की। लेकिन उस समय दिसंबर में वहाँ पर प्लेग फैल गया था तो इसको शिफ्ट कर दिया गया बम्बई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में इस पर मीटिंग हुई और बहुत सारे सदस्य आए, लेकिन 72 सदस्यों के साथ मिलके एक संस्था की स्थापना की गई जिसका नाम था कांग्रेस। ठीक है, और यहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि एवरी ईयर हम अलग अलग प्रांतों में अपने मीटिंग करेंगे और वहाँ के लोगों को इस संस्था से जोड़ेंगे और निवेदन और प्रतिवेदन के माध्यम से हम अपनी बात अंग्रेजों तक रखेंगे। तो इन्हीं 72 सदस्यों के साथ 72 मेंबर्स के साथ आप देखेंगे कि अध्यक्ष बने WC बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। और 1885 में गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में मीटिंग होती है बॉम्बे में और यहाँ पर एक संस्था फॉर्म होती है जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC। ठीक है, राष्ट्रीय शब्द बाद में जोड़ा गया, नेशनल कांग्रेस, इसमें कांग्रेस के रूप में इसकी स्थापना हुई। बढ़ते हैं, ये पहला कॉन्फ्रेंस था तो 1885 में कहाँ पर, बॉम्बे में, और अध्यक्ष कौन, WC बैनर्जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट, सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुआ बॉस कलकत्ता में, जो दूसरी प्रेसिडेंसी थी 1886 में, और सबसे वयोवृद्ध नेता थे उस समय के, उनका नाम था दादा भाई नौरोजी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। अब बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। तीसरा कॉन्फ्रेंस हुआ बॉस 1887 में और ये कॉन्फ्रेंस हुआ इनकी तीसरी प्रेसिडेंसी मद्रास में। यहाँ पर हमें एक इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिलता है। क्या, तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट बने उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। और आपको बताऊं कि बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहले। तो ये बात ध्यान रखेंगे, पूछा है कि किस कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बना था, तो वो मद्रास था और टाइम क्या था, तो 1887। और कौन सा कॉन्फ्रेंस था, तो फोर्थ कॉन्फ्रेंस था। ठीक है, तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC वाज बदरुद्दीन तैयब जी, और किस कॉन्फ्रेंस में, मद्रास के फोर्थ कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट है, आप देखेंगे नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस होता है फोर्थ कॉन्फ्रेंस, अच्छा थर्ड कॉन्फ्रेंस में था, फोर्थ कॉन्फ्रेंस में होता है 1888 में, और यहाँ पर अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनते हैं जॉर्ज यूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ INC। तो ये भी हमें ध्यान रखने योग्य है कि ये चौथे कॉन्फ्रेंस में, थर्ड कॉन्फ्रेंस में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था और चौथे कॉन्फ्रेंस में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। कब हुआ था, 1888 में हुआ था, और नाम क्या था, जॉर्ज यूल। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अगला जो कॉन्फ्रेंस है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पहली बार जो आज का हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय उनके द्वारा लिखा गया, वो गाया गया था इस कॉन्फ्रेंस में। और वो कॉन्फ्रेंस कौन था, 1896 का कलकत्ता कॉन्फ्रेंस। और इस कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट बने थे रहीमतुल्ला सयानी, और रहीमतुल्ला के
रहने पर यहीं पर पहली बार राष्ट्रीय गीत, जो अब हमारा राष्ट्रीय गीत है, उस समय गाया गया वंदे मातरम, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा किया गया था। तो ये बात हमें ध्यान रखना है कि पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले कॉन्फ्रेंस की तरफ। अगला कॉन्फ्रेंस हुआ बॉस 1906 में, 1906 में। अब ये कॉन्फ्रेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी। अब जानते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में कि दादा भाई नौरोजी वयोवृद्ध और काफ़ी प्रबुद्ध इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि इन्होंने किताब लिखी थी द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किया था इन्होंने। और पहली बार इन्होंने ही बताया था कि भाई कि भारत से धन का निर्गमन हो रहा है, यहाँ का पैसा विदेश जा रहा है, और कैसे ब्रिटिश जो ब्रिटिशर्स हैं वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं भारत का। तो दादा भाई नौरोजी ने यही इसकी अध्यक्षता की, और पहली बार यहीं पर स्वराज की मांग की गई। स्वराज, वी वांट स्वराज। क्यों भाई? तो आपको मालूम होगा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, और मैंने आपको बताया था कि बंगाल विभाजन के बाद बड़े पैमाने पर बंगाल में क्रांतिकारियों ने, मतलब लोगों ने उसके खिलाफ, बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन किया। और इस आंदोलन का स्वरूप ये था कि 1 साल बाद ये ज्ञात किया गया कि भाई हमें स्वराज चाहिए, अब हमें तुम्हारी बंदी से नहीं चाहिए। तो पहली बार स्वराज की मांग 1906 के कलकत्ता कॉन्फ्रेंस में किया गया था। प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। अगला कॉन्फ्रेंस हुआ था 1907 में। ठीक है, और इस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे जी? प्रेसिडेंट रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता करी थी, और यहीं पर पहली बार कांग्रेस का पार्टीशन हुआ था, मतलब कांग्रेस विभाजित हो गई थी। ऐसा क्यों जी, और इसके पीछे कारण क्या है? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, मैं आपको एक बार और दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ऐसा इसलिए कि आपको मालूम होगा कि 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ, उसमें जो युवा क्रांतिकारी थे बंगाल के या दूसरे प्रांतों के, वो उनका मानना ये था कि भाई कांग्रेस जो निवेदन प्रतिवेदन रिक्वेस्ट के फॉर्म में अपनी बात आगे रख रही है, जिसको अंग्रेज मान तो रहे नहीं, क्योंकि 1885 से लेकर 1905 तक इतने साल हो गए, और फाइनली उन्होंने ना बात मानते हुए कांग्रेस का विभाजन कर दिया। तो भीख मांगने से भीख मिलती है, और हमें अगर अपना अधिकार चाहिए, मांगने से नहीं मिलता तो उसे छीन लेना चाहिए। और इस तरह से उन्होंने, क्रांतिकारियों ने ये मांग रखी कि भाई अब हम अधिकार मांगेंगे नहीं बल्कि छीन के लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1905 के बाद युवा क्रांतिकारियों की मांग बढ़ने लगी, और उन्होंने कहा कि भाई हम क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से अंग्रेजों से अपनी स्वतंत्रता छीनेंगे, ये हमारा अधिकार है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 1907 में जो कॉन्फ्रेंस होता है उसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों ही आमने सामने होते हैं, उदारवादी और उग्रवादी। और यहाँ पर इस बात के लिए लड़ाई हो जाती है कि भाई अब उग्रवादियों को उग्रवादी कहते हैं कि आप लोग हटो, अब हम अध्यक्षता करेंगे, और आप देखिए कैसे हम अपनी बात, अधिकार, जो हमारे अधिकार है उसको कैसे हम छीन के लेते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर अध्यक्षता के मुद्दे पर आपस में लड़ाई हो गई, और फाइनली कांग्रेस जो है वो दो आइडियोलॉजी, दो विचारधारा में यहाँ पर बट गई। एक था उदारवाद और एक था उग्रवाद। ठीक है, उदारवाद अपनी बात रिक्वेस्ट फॉर्म में रखता था, और उग्रवाद अपने अधिकारों को छीनने की बात करता था। तो यहाँ पर पहली बार कांग्रेस का विभाजन होता है दो अलग अलग आइडियोलॉजी में। ठीक है, तो 1907 में पूछा है कई बार कि 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ उस समय अध्यक्ष कौन था। ठीक है, या कांग्रेस का प्रथम जो विभाजन था वो कब हुआ। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। अगला कॉन्फ्रेंस हुआ था 1911 में। 1911 में पंडित विश्व नारायण धर जो थे वो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट कांग्रेस के। और पहली बार इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान जन गण मन गाया गया। ये जो जन गण मन है ये हमारे जो फेमस पोइट कह ले, विद्वान कह ले, जिनको 1913 में उन्हीं की किताब के लिए गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और उनका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन की रचना की, और ऐसा मानते हैं कि जॉर्ज पंचम 1911 में आए थे, और उनके वेलकम सॉन्ग के रूप में इसे उन्होंने तैयार किया था और गाया गया था।
उनके दिल्ली दरबार में। उसके बाद धीरे धीरे ये आगे बढ़ा और आज़ादी के बाद इसे फाइनली हमने नेशनल एंथम के रूप में अडॉप्ट कर लिया और आज ये हमारा नेशनल एंथम है। तो ये पहली बार कब गाया गया था? 1911 के 1911 के कलकत्ता कॉन्फ्रेंस में, जिसमें जॉर्ज पंचम आए थे। ठीक है, तो उस समय के अध्यक्ष कौन थे? पंडित विश्व नारायण धर। ठीक है, तो पंडित विश्व नारायण धर ने ये के अध्यक्षता में ये जनगण मन गाया गया था, जिसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है लखनऊ कॉन्फ्रेंस। लखनऊ कॉन्फ्रेंस कब हुआ था जी? तो 1916 में हुआ था। और यहाँ अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष रहे। अब 1916 का जो ये कॉन्फ्रेंस है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बात बताई थी कि 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, लखनऊ समझौता। अब ये लखनऊ समझौता क्या है जी? तो मैंने आपको बताया था कि लखनऊ पैक्ट जो हुआ था, इस पैक्ट में दो लोगों ने आपस में ट्रीटी करी थी, दो संस्थाओं ने। कौन कौन से? तो एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच टाई अप हुआ था इस लखनऊ पैक्ट में। मैंने आपको बताया था कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ मुस्लिम लीग अलग हो जाती है कांग्रेस से, मतलब अलग संस्था के रूप में बनाया जाता है। और 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बाद जब सेपरेट इलेक्शन का राइट मिलता है मुस्लिम लीग को कि अलग प्रांतों में मुसलमान खुद चुनाव लड़ेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे, जिसका विरोध कांग्रेस करती है और कहती है कि भाई अधिकार देना है तो सबको दो, अलग अलग कम्युनिटी वाइज देना ये ठीक नहीं है, और इस तरह से इनको तोड़ने की कोशिश की जाती है। इस समय कांग्रेस बाइकआउट करती है कि भाई हम इसका प्रतिपादन नहीं करते कि अलग से एक समुदाय को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए और दूसरे को इससे वंचित रखा जाए। तो यहाँ पर दोनों अलग हो जाते हैं, दोनों एक अलग अपने अपने अधिकारों की मांग करते हैं और दोनों अलग अलग विचारधारा के साथ लड़ते हैं। कांग्रेस ने वर्षों बाद ये कहा कि भाई अगर हम ऐसे ही अलग अलग लड़े, अलग अलग रहे, तो अंग्रेज हमें ऐसे ही डिवाइड एंड रूल के तहत हम पर राज करते रहेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम कांग्रेस जो मुस्लिम लीग है उसके साथ समझौता कर लें, पैक्ट कर लें, और उस समझौते के तहत दोनों मिलके, ठीक है उनको अधिकार दे दिया गया सेपरेट इलेक्शन का, लेकिन हम उनके साथ मिलके और फ्रीडम स्ट्रगल की डिमांड करेंगे ताकि हम कमज़ोर ना हो सके अंग्रेजों के सामने। और इस तरह से कांग्रेस ने लखनऊ पैक्ट किया और उस लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीग के जो सेपरेट इलेक्शन की राइट थी उसको कांग्रेस ने मान लिया और दोनों के बीच ट्रीटी हो गई। तो 1916 का जो लखनऊ पैक्ट था इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ये पैक्ट कब हुआ था? 1916 में। और उस समय जब ये पैक्ट हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है कि वो डेवलपमेंट्स क्या है। ठीक है, वहाँ से जैसे मान लीजिए यहाँ पर दोनों लोगों के बीच ट्रीटी हुई तो इसके चेयरमैन का नाम पूछ लेगा या इस पैक्ट का नाम पूछ लेगा, तो ये बात दोनों ही हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले कॉन्फ्रेंस की तरफ। अगला कॉन्फ्रेंस जो हुआ आप देखेंगे अभी हमने 1911 का लिया, 1916 का लिया। अब हम देखते हैं 1917 का कॉन्फ्रेंस था और प्लेस था कलकत्ता। ठीक है, 1917 में कलकत्ता कॉन्फ्रेंस, और यहाँ पर कौन बनी? एनी बेसेंट के बारे में फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले
कलकत्ता कॉन्फ्रेंस के बाद 1920 1920 ये कॉन्फ्रेंस कहाँ होता है? नागपुर में। ठीक है, नागपुर में कॉन्फ्रेंस होता है ये। और यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर थे लाला लाजपत राय। और यहाँ पर आप देखेंगे नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट है उसको यहाँ पर अप्रूव किया गया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। अगला दिल्ली कॉन्फ्रेंस, ये हुआ था 1923 में और इसके अध्यक्ष बने थे अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, और ये सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे ये कांग्रेस के। ठीक है, यंगेस्ट प्रेसिडेंट इनको माना जाता है। उसके बाद दिल्ली कॉन्फ्रेंस के बाद नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस हम देखते हैं। दिल्ली के बाद बेलगांव, ये कर्नाटका में है। ठीक है, 1924 का, और ये इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। और ऐसा बोलते हैं ये इनका फर्स्ट एंड लास्ट कॉन्फ्रेंस था बॉस, पहला और आखिरी। इसके बाद महात्मा गांधी ने किसी और कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया। बेलगांव कॉन्फ्रेंस के बाद 1924 के बाद कानपुर कॉन्फ्रेंस होता है। कानपुर अधिवेशन कब? 1925 में। और यहाँ पर सरोजिनी नायडू बनती है और ये फर्स्ट इंडियन वेमेन प्रेसिडेंट थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष ये थी सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में। उसके बाद 1925 के बाद 1929 में लाहौर कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। लाहौर 1929, यहाँ पर कौन थे? पंडित नेहरू। पंडित नेहरू जो हैं वो थे, और यहीं पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस मतलब पूर्ण स्वतंत्रता की मांग होती है इस लाहौर कॉन्फ्रेंस में, यहीं पर पंडित नेहरू के द्वारा। उसके बाद आप देखेंगे कराची कॉन्फ्रेंस हुआ कब? 1931 में, और इसके अध्यक्ष थे पटेल, सरदार पटेल अध्यक्ष थे। और यहाँ पर डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की मांग होती है इस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 1931। फिर 1937 में कॉन्फ्रेंस होता है। इस कॉन्फ्रेंस में 1937 के कॉन्फ्रेंस होता है, ये फैजपुर में होता है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे नेहरू। इंपॉर्टेंट क्या है मैं अभी बताता हूँ आपको। उसके बाद 1938 में कॉन्फ्रेंस होता है और ये होता है हरिपुरा में जो गुजरात में है, और इसके अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, फिर 1939 में कॉन्फ्रेंस होता है और ये होता है त्रिपुरी में, और इसके भी अध्यक्ष बनते हैं सुभाष। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊं मैं आपको कि इसमें इसके अगेंस्ट पट्टाभी सितार मैया को खड़ा किया था। पट्टाभी सितार मैया को खड़ा किया था गांधी जी ने इनके खिलाफ, सुभाष के खिलाफ। और यहीं पर सुभाष जीत तो गए थे लेकिन इसका उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो आइए इन कुछ ये जो कांग्रेस कॉन्फ्रेंस है इनको एक बार हम देख लें, यहाँ तक समझ लें क्या डेवलपमेंट। ठीक है, तो आप देखेंगे मैंने अभी लास्ट में आपको बताया था, यहाँ पर कलकत्ता कॉन्फ्रेंस हुआ 1917 में। 1917 में कलकत्ता में कॉन्फ्रेंस होता है और यहाँ पर एनी बेसेंट को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष प्रथम महिला अध्यक्ष थी। पहली बार किसी महिला को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, तो टाइम था 1917 और कलकत्ता कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ पर दो जो क्वेश्चंस हैं वो एक दूसरे को
को आप देखेंगे मिसमैच करते हैं, जो हमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं एग्जाम में, और कई बार पूछा है, हम लोग सब इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला महिला अध्यक्ष पूछा है और दूसरा पूछा है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। इन दोनों में डिफरेंसेस है। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। ठीक है, सरोजनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष बनती है, जो भारतीय थी और कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। तो ये दोनों ही बातें आप ध्यान में रखेंगे। तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। मैंने लिख दिया है फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस होता है नागपुर में 1920 में। लाला लाजपत राय के दिशा निर्देश में ये अध्यक्ष होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है जी? तो आप जानते हैं कि 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गांधी जी ने। ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, स्वदेशी अपनाओ, और जो जहाँ है वहाँ पर अंग्रेजों का असहयोग करे जिससे वो ये यहाँ से भाग जाए। तो यहाँ पर ये असहयोग आंदोलन 1920 में होता है और इसी अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में, इस असहयोग आंदोलन को स्वीकृति प्रदान की जाती है कि ठीक है, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म के थ्रू असहयोग आंदोलन को आगे प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले कॉन्फ्रेंस के। दिल्ली 1923 में हुआ। अब्दुल कलाम आज़ाद जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, अबुल पाकिर जलालुद्दीन कलाम आज़ाद नहीं, जो मिसाइल मैन है, ये अब्दुल कलाम आज़ाद हैं जो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, उनकी बात हम कर रहे हैं, जिन्होंने अल हिलाल किताबें लिखी हैं, रफ्त गुफ्तार। तो आप देखेंगे यहाँ पर अब्दुल कलाम आज़ाद 1923 में अध्यक्ष बने थे। यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे, एग्जाम में पूछा है कई बार, जवाहरलाल नेहरू, और इनमें कन्फ्यूजन होता है। तो ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे, हैं, मतलब उस समय के थे कांग्रेस के। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद बेलगांव कॉन्फ्रेंस जो कर्नाटक में है, 1924 में इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि महात्मा गांधी ने बेलगांव कॉन्फ्रेंस के अलावा किसी और कांग्रेस की अध्यक्षता स्वीकार नहीं की या उसको लीड नहीं किया। एकमात्र सिर्फ और सिर्फ बेलगांव कॉन्फ्रेंस को ही उन्होंने, आप देखेंगे, उसकी लीडरशिप करी और उसको लीड किया। 1924 में हुआ बेलगांव कर्नाटक में, फर्स्ट एंड लास्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, पढ़ते हैं अगले। कानपुर 1925 में, मैंने अभी आपको बताया, कानपुर में होता है और सरोजनी नायडू जो भारतीय महिला थी, ये अध्यक्ष बनती है। इन्हें भारत का बुलबुल, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है सरोजनी नायडू को। तो फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट थी। ठीक है, तो ये बात दोनों ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 1929 में लाहौर कॉन्फ्रेंस होता है। लाहौर में आप देखेंगे यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनते हैं और यहीं पर पहली बार पंडित नेहरू अनाउंस करते हैं कि वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। और इसी समय उन्होंने अनाउंस किया था कि एवरी ईयर 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और अगले साल 1930 से लेकर 1950 तक, मतलब 50 के पहले तक, प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा। हालांकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और उसके बाद हमने उस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। आज़ादी के समय 15 अगस्त को स्वतंत्र हुए, उसके बाद स्वतंत्रता दिवस। तो ये अलग जगी रही जब तक हम आज़ाद नहीं हो गए। तो ये 1929 में उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करी थी। उसके बाद 1931 में कराची कॉन्फ्रेंस होता है जिसके अध्यक्ष होते हैं सरदार पटेल। और यहीं पर पहली बार सरदार पटेल के द्वारा कहा जाता है वी वांट फंडामेंटल राइट्स, हमें मौलिक अधिकार चाहिए, ऐसे अधिकार जिससे हम देश में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इंडिपेंडेंस, इक्वलिटी, फैटर्निटी के साथ जी सके, देश के किसी भी कोने में रहने, बसने और अपने तरीके से अपनी जीविका चलाने का हमें अधिकार मिले। तो पहली बार यहाँ पर मौलिक अधिकारों की मांग की जाती है सरदार पटेल के द्वारा कांग्रेस के प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, बढ़ते अगले। 1937 में फैजपुर अधिवेशन होता है। ये फैजपुर अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये गांव में आयोजित हुआ था, विलेज में, गांव में आयोजित हुआ, किया जाने वाला पहला कॉन्फ्रेंस था कांग्रेस का। बाकी जो आप देखेंगे कभी कानपुर, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, नागपुर, ऐसे बड़े बड़े शहरों में होता है, लेकिन ये गांव में आयोजित होने वाला पहला कॉन्फ्रेंस था 1937 का। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। उसके बाद 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है। सुभाष चंद्र बोस इसके
अध्यक्ष बनते हैं और 1 साल तक सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष रहते हैं। अगले वर्ष त्रिपुरी कॉन्फ्रेंस होता है और इसमें सुभाष चंद्र बोस दोबारा से खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच एक डिस्प्यूट पैदा हो जाता है। क्या? तो सुभाष चंद्र बोस गरम दल के व्यक्ति थे, मतलब वो अपने अधिकारों को छीनने की बात करते थे, उसको भीख मांगने की बात नहीं करते थे। तो अगले वर्ष 1 साल तक गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच इसी को लेकर विवाद होता है, क्योंकि ये अपने तरीके से कांग्रेस को चलाना चाहते थे और गांधी जी अपने तरीके से। 1 साल विवाद के बाद दोबारा जो कॉन्फ्रेंस हुआ 1939 में, तो सुभाष चंद्र बोस दोबारा प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो गए। इस क्रम में गांधी जी ने अपने तरफ से पट्टाभी सितार मैया को अपने प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने खड़ा किया कि कांग्रेस को इसमें हरा देंगे और हरा के फिर मैं कांग्रेस को अपने तरीके से संचालित करूंगा। लेकिन सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कि सुभाष चंद्र बोस ने इस कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी के इस प्रतिनिधि को बुरी तरह से पराजित कर दिया और दोबारा से बड़े भारी वोटों से जीत गए। और इस तरह से आप देखेंगे गांधी जी को ये बात बहुत बुरी लगी और गांधी जी ने कहा कि पट्टाभी सितार मैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है। और उन्होंने कांग्रेस से वो अपने आप को अलग कर लिया और एक मुट्ठी बालू उठा और कहा इस एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा मैं। जब ये बात सुभाष चंद्र बोस को पता चली कि गांधी जी ने मेरी जीत को अपनी हार या पट्टाभी सितार मैया की हार को अपनी हार मान ली है, तो सुभाष चंद्र बोस उनके पास गए और उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर दिया और कहा गांधी जी को कि अगर आप चाहते हैं कि कांग्रेस का आप नेतृत्व करें और कांग्रेस को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं तो आप चलाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये लीजिए रेजिग्नेशन लेटर, मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मैं अपने तरीके से अब आंदोलन करूंगा और इस देश को आज़ादी दिलाऊंगा। उसी समय 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 2 बार लगातार जीतने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के त्रिपुरी कॉन्फ्रेंस में रिजाइन कर दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर अलग तरीके से देश को आज़ाद करने के लिए निकल पड़े। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थे कांग्रेस के जो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो मैंने आपके सामने रखा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने ही। अगले सेशन में हम फिर नए जोश और जुनून के साथ आपके सामने हाजिर होंगे कुछ और नए तथ्यों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।